नमस्कार। आज मेरे बाबा श्री भगवती चरण वर्मा की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सीमा जौहरी, उनकी पौत्री, उनको सादर नमन करती है। ये मेरा सौभाग्य था और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरा जन्म उनके परिवार में हुआ। बाबा अनेक रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए। कुछ लोग उनको साहित्यकार मानते हैं, कुछ लोग उनको संपादक मानते हैं। किन लोगों के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और कई लोग उनको आदर सत्कार देते हैं क्योंकि वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। लेकिन हम परिवार वालों के लिए वो बड़े पारिवारिक व्यक्ति थे और उनको अपने परिवार से बहुत प्यार था। बाबा के 5 बच्चे थे और 15 पोते पोतियाँ, नाती नातियाँ थे। जब हम लोग छोटे थे तो मुझे याद पड़ता है कि गर्मी की छुट्टियाँ उन दिनों बड़ी लंबी होती थी, 2-2.5 महीने की, और ये हर साल हम लोग नियम पूर्वक ये छुट्टियाँ उनके साथ ही बिताते थे, उन्हीं के घर में रह के। बाबा कभी हम लोग के लिए आइसक्रीम बनाते थे और कभी हम लोग के लिए कोई विशेष चीज़ें करते थे जिससे हम लोग उनसे बड़े जुड़े रहते थे। और जब इतने सारे लोग इकट्ठा रहते थे, एक साथ खाते पीते थे, तो ये समय किसी त्यौहार से कम नहीं हुआ करता था। इसलिए आज बहुत ज़रूरी होता है कि हम परिवार वाले मिल के और कुछ दोस्तगण मिल के उनकी पुण्यतिथि पे उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दें। तो आइए सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं श्रीमती रीता सिंह से, जो श्री भगवती चरण वर्मा की सबसे बड़ी नातिन हैं और उन्होंने एक लंबा अरसा उनके साथ उन्हीं के घर में रह के बिताया है। तो सुनिए श्रीमती रीता सिंह के अनुभव श्री भगवती चरण वर्मा के साथ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये पंक्तियाँ आपने कई बार सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन जब भी मैं इनको सुनती हूँ और पढ़ती हूँ तो मुझे अपने नाना जी श्री भगवती चरण वर्मा जी की याद आती है। उनका व्यक्तित्व कुछ इसी प्रकार का था, बहुत मस्त मौला, बहुत दुनिया से परे, अपनी दुनिया में धुन में रहना और अपनी तरीके से रहना। उनका व्यक्तित्व की क्या बात करूं, मुझे उनकी जब भी याद आती है ये पंक्तियाँ मेरे समक्ष आ जाती हैं। मैं उनकी सबसे बड़ी नातिन रीता सिंह, मैं आपसे अपने नाना जी के बारे में कुछ विचार कहना चाहूँगी और कुछ उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं जब छोटी थी तो बचपन में तो नाना जी से बहुत डर लगा करता था। लगता था इतने बड़े लेखक, इतने बड़े साहित्यकार, उनसे हम बच्चे क्या बात करें। वो एक अपनी धुन में रहते थे, अपनी तरह से लिखते पढ़ते रहते थे और हम लोग जाते थे उनके पास, चुपचाप बैठ के उन्हें देखा करते थे। लेकिन जब बड़े हुए, जब मेरी स्नातक की पढ़ाई के लिए मैं लखनऊ आई उनके पास रहने के लिए, तब मैंने देखा उनका दरअसल व्यक्तित्व और उनके बारे में तब अच्छे से जाना। मुझे आज भी याद है उनकी कवि गोष्ठियाँ, उनके वार्तालाप, उनके और कवियों के साथ बैठ के बातचीत करना, मधुर धुन में गान गाना। वाह क्या मज़े के दिन थे, क्या आनंद आता था हमें। और हमने उनके साथ जो समय बिताया बड़ा ही सुंदर, बड़ा अद्भुत था। ऐसा ही बिरले लोगों को कम मिलता है। क्या बताएं, अब तो वो नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ इतनी हैं कि मैं उनको बयान करूं तो शायद मेरी एक स्पीच है या जो भी आप कहें बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा ही कहूँगी। मुझे याद है मेरी शादी के बाद जब मेरे पास बम्बई आए तो मैंने उनको अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया। पर मैं बहुत डरती थी कि उनके लिए क्या बनाऊं, क्योंकि वो खाने के बड़े शौकीन तो थे, लेकिन उनकी एक अपनी पसंद का खाना था। मैंने ध्यान करके जो मुझे नानी जी ने 2 साल के दौरान जब मैं उनके पास थी जो सीखा था, मैंने वो ध्यान करके और उसी तरीके से मैंने हर तरकारी, दाल के साथ जो समय बिताया बड़ा ही सुंदर, बड़ा अद्भुत था। ऐसा ही बिरले लोगों को कम मिलता है।
क्या बताएं, अब तो वो नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ इतनी हैं कि मैं उनको बयान करूं तो शायद मेरी एक स्पीच है या जो भी आप कहें बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा ही कहूँगी। मुझे याद है मेरी शादी के बाद जब वो मेरे पास बम्बई आए तो मैंने उनको अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया। पर मैं बहुत डरती थी कि उनके लिए क्या बनाऊं, क्योंकि वो खाने के बड़े शौकीन तो थे, लेकिन उनकी एक अपनी पसंद का खाना था। मैंने ध्यान करके जो मुझे नानी जी ने 2 साल के दौरान जब मैं उनके पास थी जो सीखा था, मैंने वो ध्यान करके और उसी तरीके से मैंने हर तरकारी, दाल, रोटी सब उसी प्रकार से बनाया और उनको खाना परोसा। जब वो खाने बैठे तो बड़े तल्लीन होकर वो खाना खाते रहे। खाना उनका थोड़ा था लेकिन बहुत शौक़ से खाते थे। जब खा के उठे तो हमसे बोले, बेटा आज मैंने बहुत दिन बाद घर का खाना खाया। मुझे तो बड़ा आनंद आ गया। मैंने सोचा, हो नाना जी ने मेरी कितनी तारीफ़ कर दी। मेरे लिए दुनिया की महानतम प्रशंसा थी और मैं आज भी इसको याद कर कर के गदगद हो जाती हूँ। मेरे पास नाना जी की दी हुई 2 पुस्तकें हैं जो उनके नावल थे, सबई नचावत राम गुसाई और प्रश्नो मरीचिका, जो उनके हस्ताक्षर के साथ है। वो प्रतियाँ मेरे लिए अनमोल हैं, जो मैंने उनको संभाल के अपनी लाइब्रेरी में सजा के रखा है। जब भी मैं उसको देखती हूँ मैं उनको नमन करती हूँ और नाना जी की हमेशा हर बात को मुझे याद आता है। देखने में तो कठोर लगते थे लेकिन बड़े अंदर से बड़े सरल, जैसे कि एक नारियल होता है, बाहर से तो कड़ा लेकिन अंदर से शुद्ध और सफ़ेद और उज्जवल होता है, उसी तरह से नाना थे। बहुत ही हम सबको प्यार करते थे। मेरे लिए उनकी लाई हुई साड़ियाँ जो उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पे दी थी, मैंने कितने सालों संभाल के पहनी। आज भी मैं याद करती हूँ। आज वो नहीं हैं लेकिन मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि और प्यार सहित नमन करती हूँ और उनको सादर प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने महान घर के में पैदा होने का अवसर दिया और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस परिवार में जन्मी और नाना जी की नातिन बनी। हम सभी ने शायद अपनी पाठ्य पुस्तकों में श्री भगवती चरण वर्मा जी की प्रायश्चित कहानी पढ़ी होगी। उसका हास्य व्यंग हमें उनकी दूसरी कहानियों की ओर आकर्षित करता है। उन्होंने कुल लगभग 50 कहानियाँ लिखी। उनकी कहानियाँ हंसी हंसी में गंभीर समस्याओं की ओर इशारा करती हैं। उनमें नाटकीयता, संवाद तथा वातावरण सृष्टि बेजोड़ है जो पाठकों को स्वतः ही अपनी ओर खींचती है। उनकी बहुत सी कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। अलका प्रमोद जी जो स्वयं हिंदी की प्रख्यात साहित्यकार हैं तथा श्री भगवती चरण वर्मा जी के परिवार से बहुत अरसे से जुड़ी रही हैं, उनकी कहानियों के विषय में चर्चा करेंगी। नमस्कार, मैं अलका प्रमोद आज साहित्य जगत के उस जाज्वल्यमान नक्षत्र के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने अपने सृजन से अमरत्व को प्राप्त किया। वर्षों पूर्व लिखी रचनाएं यदि आज भी प्रासंगिक लगें तो निश्चय ही रचनाकार अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक सभी विधाओं में सृजन किया, परंतु भगवती चरण वर्मा गद्य लेखन के वह प्रकाश स्तंभ हैं जिन्होंने आधुनिक गद्य लेखन की राह को प्रशस्त किया। यह वह हस्ताक्षर हैं जिन्हें पढ़कर आज की पीढ़ी बड़ी हुई और आज भी उनके द्वारा रचित साहित्य प्रासंगिक लगता है। अद्यतन युग जो 1936 से प्रारंभ होता है उसमें आपका गद्य, विशेषकर उपन्यास और कहानी को स्थापित करने में विशेष योगदान रहा है। गद्य लेखन में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। अपेक्षता उनका नाम उपन्यास लेखन के संदर्भ में अधिक जाना गया, परंतु उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं वह मील का पत्थर सिद्ध हुई हैं। उनकी गणना
अग्रणी कथाकारों में होती है। आपकी कहानियों में अद्भुत गुण यह है कि लगभग 1 शताब्दी पूर्व लिखी गई कहानियों में भी एक आधुनिक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है, जो सिद्ध करता है कि रचनाकार एक दूरदृष्टि लेखक हैं। उन्होंने उस युग में जब गद्य का शैशव काल था, लंबे समय तक प्रासंगिक कालजयी रचनाओं की रचना की। वह एक अग्रणी श्रेणी के कथाकार हैं। एक बार जब उनसे उनकी श्रेष्ठ कहानियों का संकलन करते समय उनसे कहा गया कि आपकी श्रेष्ठ कहानियाँ कौन सी हैं, तो उन्होंने कहा, मेरी प्रिय कहानियों का संकलन करते समय एक बार मुझे फिर अपनी कहानियों पर नज़र डालनी पड़ी और मुझे लगा कि मेरी सभी कहानियाँ समान रूप से मुझे प्रिय हैं। मेरी इन कहानियों में तरह तरह के मूड हैं, लेकिन हास्य और व्यंग के मूड अधिक हैं। अपनी कहानियों के माध्यम से मैंने कोई उपदेश नहीं दिया है। यह उपदेश, दर्शन अथवा सिद्धांत कहानी को कला कोटि से अलग कर देते हैं। मेरा कुछ ऐसा ही मत है। मेरी कहानियों में मनोरंजन पक्ष ही प्रबल है और मुझे अपनी सीमाओं का बोध है, और इसीलिए मेरी कहानियों में रोष नहीं है, आक्रोश नहीं है। लेखक का यह कथन उनकी ईमानदारी और सरलता का प्रतीक है, और संभवतः यही कारण है कि आडंबर से दूर उनकी कहानियाँ पाठक के मन के अधिक समीप हैं। उन्हें आकर्षित करती हैं, मन को छूती हैं और कालजयी हैं। 2 बांके, आवारे, प्रायश्चित आदि ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त भी श्री भगवती चरण वर्मा जी की अविस्मरणीय कहानियों की लंबी सूची है, यथा वसीयत, 2 पहलू, कुंवर साहब का कुत्ता, तिजारत का नया तरीका, रहस्य और रहस्योद्घाटन, प्रेजेंट्स, खिलावन का नरक, कायरता, उत्तरदायित्व, नाज़र मुंशी, राख और चिंगारी, सौदा हाथ से निकल गया, रंगीले लाल तीर्थयात्री, इंस्टॉलमेंट आदि। उनकी कहानियों में मानव मन के विविध रंग हैं। एक ओर सुख, दुख, प्रेम, घृणा, अहम आदि मानवीय भाव परिलक्षित होते हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने अंधविश्वास पर भी चोट की है, जिसका सशक्त उदाहरण है प्रायश्चित। हम अन्य कहानियों पर दृष्टिपात करें तो ऐसी अनेक कहानियाँ अनायास मस्तिष्क में आ विराजती हैं, जिसमें से आधुनिक दृष्टिकोण दृष्टिगत होता है। उनमें से उल्लेखनीय कहानियाँ हैं आवारे, रंगीले लाल तीर्थयात्री, इंस्टॉलमेंट आदि। उनकी कहानियाँ सामाजिक चेतना और यथार्थ के कारण सदा प्रासंगिक रहेंगी। इसी प्रकार खानदानी हरामजादे जैसी कहानियाँ राजनीतिक पोल खोलकर उसका सच उघाड़ कर रख देती हैं। पराजय और मृत्यु जीवन की पक्षधरता पर आधारित है। किस्सा गोई भगवती जी की विशेषता रही है और उनकी कहानियों की लोकप्रियता का कारण उन्होंने, जैसा कि स्वयं भी स्वीकारा है, उनकी कहानियों में वह शिक्षा देकर उसको बोझिल नहीं बनाते। और यही तो सिद्धहस्त कहानीकार की कुशलता है कि उसके बाद भी उनकी प्रत्येक कहानी कुछ न कुछ सकारात्मक संदेश दे जाती है। उनकी कहानियों का गूढ़ विश्लेषण करें तो संवेदनशीलता उनकी कहानी में इस प्रकार गुंथी है मानो त्रिवेणी की गंगा यमुना में सरस्वती। रंगीले लाल यात्री ऐसे 2 मित्रों की कहानी है जो बचपन में लंगोटिया यार थे। उनमें अविनाश चंद्र मेधावी था और मेधा के बल पर उच्च पद पर पहुंचकर देश विदेश का भ्रमण करके ज्ञानार्जन करता है। उसकी संतानें भी उच्च पदों पर पदस्थ हैं। वह स्वयं को जीवन में एक सफल व्यक्ति समझता है। एक दिन उसके मन में अपने पुराने मित्र बनवारी से मिलने और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, जो अधिक नहीं पढ़ लिख पाया था, और उसी की राय से बनवारी के पिता ने स्वदेशी ट्रेडर्स के नाम से एक छोटी सी दुकान खुलवा दी थी। जब वह अपने पुराने शहर उससे मिलने जाता है तो उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि उसका मित्र तो शहर का जाना माना रईस बन चुका है। बनवारी ने अपने 4 पुत्रों से उसको मिलवाया। उनमें से 3 पुत्र विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने उद्योग स्थापित कर चुके थे, जबकि अविनाश चंद्र का बेटा
सीमेंट फैक्ट्री में उच्च पद पर होने के बाद भी अपने उसूलों के चलते समझौता नहीं कर पाया था और अविनाश को ही जीवन में व्यवहारिक बनने और समझौता करने के लिए उसकी सहायता करनी पड़ी थी। आज स्थिति यह थी कि बनवारी ने अपने बेटे जो सीमेंट उद्योग में था उससे भविष्य में अविनाश के बेटे की सहायता करने के लिए कहा। यही नहीं, बनवारी का चौथा बेटा जो कुछ नहीं कर पाया, बनवारी ने उस खोटे सिक्के को भी चला दिया और अपने अन्य बेटों के गलत धंधों में जब भी दंड पाने की स्थिति आई उसे जेल भेज दिया। वह बिना किसी संकोच के बताता है कि उसके बेटे का नाम रंगीले लाल यात्री है क्योंकि वह यदा कदा जेल की यात्रा करता रहता है। ये कहानी आज के संदर्भ में सटीक बैठती है, जब मेधा और मूल्यों का महत्व घटता जा रहा है और दंड फंद बेईमानी की सफलता की कुंजी बन गए हैं। इसी प्रकार एक कहानी है इंस्टॉलमेंट, जो बाहरी तड़क भड़क में उलझे एक युवक विशंभर सहाय की कहानी है। विशंभर सहाय अपने पिता को भूसे की कोठरी में बंद करके शहर आ जाता है और वहाँ अपने साथ लाए धन और माँ के द्वारा कभी कभी भेजे गए रुपए से अपनी झूठी शान में रहता है। एक दिन वो अपने कॉलेज की 2 महिला मित्र प्रभा और कमला के सामने पड़ जाता है। वह लोग उसे तांगे पर देख लेती हैं। वह इतना शर्मिंदा होता है कि अपनी इन मित्रों को प्रभावित करने के लिए आलीशान कार खरीद लेता है, जिसका इंस्टॉलमेंट भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और वो अपने मित्र से उधार लेता है। उसका तो बस यही ध्येय है कि वो अपनी उन 2 महिला मित्रों को एक बार अपनी कार दिखाकर प्रभावित कर ले, भले ही बाद में वह कार बेच दे। ये कहानी आज की झूठी दिखावे भरी जिंदगी को पूरी तरह प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार एक अन्य महत्वपूर्ण कहानी है आवारे, जो विभिन्न शहरों और परिस्थितियों में बॉम्बे आए और एक ही कमरे में रहने वाले 5 युवकों की कहानी है, जो आपस में एक दूसरे से लड़ते भी हैं, अवसर पड़ने पर एक दूसरे को धोखा भी देते हैं और आपस में साथ में रहते भी हैं। उनमें से राम गोपाल अपने ही कमरे में रहने वाले छबील दास के साथ आई सुशीला को मोहरा बनाकर उसकी आड़ में फिल्मों में काम मिलने का सौदा करता है और अपनी सफलता पर प्रसन्न होकर उसके साथ होटल जाता है और छबील दास को बताता भी नहीं। पर वहाँ उसके ही कमरे में रहने वाला वर्मा उन्हें देखकर छबील दास को बता देता है। छबील दास इस धोखे से दुखी हो जाता है। उधर फिल्म कंपनी का मालिक, जिसने सुशीला को फिल्म कंपनी में लेने के लिए विवशता में राम गोपाल को रखा था, जब उसको पता चलता है कि वह सुशीला का कोई खास नहीं है, तो वो सुशीला की सहमति से राम गोपाल को नौकरी से निकाल देता है और सुशीला के साथ विदेश चला जाता है। ये जानकर राम गोपाल आहत हो जाता है, पर आहत होने से छबील दास का दुख ज़रूर कम हो जाता है। तब उसका अन्य मित्र उन दोनों की दोस्ती करा देता है। अंत में परिस्थितियों से समझौता कर सब सिगरेट के धुएं में अपने दुख, चिंता और एक दूसरे से शत्रुता को भुला देते हैं। क्या यही आज का दृष्टिकोण नहीं हो गया है कि अवसर पड़ने पर एक दूसरे को धोखा देना, अवसर का लाभ उठाना और जो चला गया उसे धुएं में उड़ा देना। आज भावुकता परोक्ष में चली गई है और इंसान स्वार्थपरता की हद तक व्यवहारिक हो गया है। निश्चय ही ये सभी कहानियाँ इंगित करती हैं कि इतने वर्ष पूर्व भी लेखक भविष्य के मूल्य, सोच और विचारों को सोचने समझने की क्षमता रखते थे और उन्हें कहानियों के माध्यम से संप्रेषित करने का साहस रखते थे। उन्होंने उसी समय समाज को आने वाले समय का दर्पण दिखा दिया था। यही कारण है कि आज भी यह कहानियाँ आधुनिक दृष्टिकोण से भी यथार्थ के समीप हैं और सामयिक लगती हैं। यही कालजयी रचनाकार भगवती चरण वर्मा की विशेषता है। नमस्कार। बाबा श्री भगवती चरण वर्मा एक संपूर्ण साहित्यकार थे, परंतु अंदर से वे अपने आप को कवि मानते थे। उनका मानना था कि कविता ही साहित्य की उदय गेय है। कविता से उनका संपर्क उनके बाल्यकाल में हो गया था। जब वो 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनको संगीत से भी बड़ी रुचि थी।
और वे अपने पाठ्यक्रम में आई हुई कविताओं को गा के पढ़ा करते थे और धीमे धीमे उनको कविता के छंदों का, लय का और मात्राओं का ज्ञान हो गया और वो भी उसी उम्र से कविता लिखना शुरू कर दिए। 1932 में बाबा ने एक कविता लिखी, हम दीवानों की क्या हस्ती, और ये कविता उनके जीवन का दर्शन बन गई। अपनी 78 साल की उम्र में इस कविता में लिखी हुई हर एक पंक्तियाँ उनके जीवन से लागू होती हैं। आइए सुनते हैं इस कविता को श्रीमती दिव्या बरतरिया से, वो भी हमारे परिवार से बड़ी जुड़ी हुई हैं। श्रीमती दिव्या बरतरिया। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या बरतरिया प्रयागराज से। आज महान साहित्यकार, लेखक और रचनाकार श्री भगवती चरण वर्मा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आज पुनः एक अवसर लेना चाहूँगी, क्योंकि जीवन में अवसरों का बहुत महत्व होता है और उन अवसरों के माध्यम से हम जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो ये एक अवसर ही है मेरे लिए, जब मुझे उनके बारे में कुछ अपने भावों को, विचारों को रखने का मौका मिला है। मैं बताना चाहूँगी कि श्री भगवती चरण वर्मा जी के डायरेक्ट सानिध्य में मैं नहीं आ पाई, बट श्री भगवती चरण वर्मा जी के परिवार में, उनके घर में रहने का मुझे बहुत बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ था। और वो भी कम समय में, काफ़ी समय मैंने बिताया है, क्योंकि मेरी 3 बहनों में सबसे ज़्यादा समय मैंने ही बिताया है। मेरी बुआ जी श्री भगवती चरण वर्मा जी की बहू हैं, और इसी नाते मुझे ये अवसर मिला कि उनके परिवार में, चित्रलेखा महानगर लखनऊ में उनके साथ मैं समय बिता सकूँ। चित्रलेखा में बिताए वो पल जब मैंने स्वयं में कला साहित्य के प्रति रुझान को जाना, तो शायद वो चित्रलेखा के में बिताए वो पल ही थे जिनकी वजह से शायद मैं अपने रुझान को जान पाई। क्योंकि कहते हैं ना कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ्स वी फॉलो डिफरेंट रूल्स, वी फील लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड देन थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस वी गेन नॉलेज, वी बिकम अवेयर ऑफ आवर सेल्फ। हम अपने आप में अवेयर हो पाते हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्ट, स्किल्स को जानने के बाद मैंने देखा साहित्य के प्रति भी मेरा रुझान रहा है। तो इसके अलावा मैंने देखा चित्रलेखा में गीत, संगीत, मौज मस्ती का जो आलम रहा है, या अभिन्न जो शैली रही है, वो आज भी मेरे मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डालती है। मुझे याद है कि ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम हुआ करता था जिसमें उनकी बहुत सारी पुस्तकें रखी रहती थी। तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा, चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा पढ़ती तो नहीं थी, बट मेरा इंक्लाइनेशन बढ़ा और मैंने कुछ किताबों को अपने पास रखा, उसमें से कुछ लाइनें पढ़ी और मुझे शौक़ हुआ। मैंने बोरो की, मैंने अपने बुआ जी, अपने फूफा जी से बोला कि मैं कुछ किताबें अपने घर यानी इलाहाबाद में ले जाना चाहती हूँ, और उन्होंने मुझे दी पुस्तकें। उसके बाद से ही मेरी जो रचनात्मक प्रवृत्ति थी वो मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाई, और उसको मैं अभी तक अपने जीवन में लेके आ पा रही हूँ। उनकी बहुत सारी रचनाएँ मैंने पढ़ी हैं, बट मुझे जो आज लग रहा है कि मेरे जीवन के बहुत करीब रही है रचना, वो है हम दीवानों की क्या मस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती। तो इस रचना को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि ये रचना मेरे जीवन के हर पहलू पर मेरे साथ रहती है, और शायद उसको मैं अपने जीवन से जोड़कर उसके अर्थ को अपने जीवन से जोड़ते हुए आगे बढ़ती रहती हूँ। तो उसको मैं अपने जीवन से जोड़कर उसके अर्थ को अपने जीवन से जोड़ते हुए आगे बढ़ती रहती हूँ। तो ये कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से वो मस्ती के आलम की बात कर रहे हैं, एक मनुष्य के प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं कि हम जहाँ जाएं मौज मस्ती से जाएं, अपनी एक छवि अपनी एक अमिट छवि छोड़ते चले। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले कभी, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आज हम यहाँ पे हैं और कल कब कहाँ चले जाएंगे कुछ कह नहीं सकते, बट सुख दुख का जो सम्मिश्रण करते हुए उन्होंने इन पंक्तियों को अभिव्यक्त किया है वह अविस्मरणीय है, प्रेरणादायक है। किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले। हम चलते ही जा रहे हैं, हमारा प्रयोजन हमें शॉर्ट टर्म गोल हमें पता है, बट जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें चले जाना है। इन पंक्तियों के एंड में आप देखिएगा कितनी सुंदर ढंग से उन्होंने बताया है। और ये जो लाइनें हैं, किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले। हम चलते ही जा रहे हैं क्योंकि हमें चलना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले।
दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी उड़ पर ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुल कर खेल चुके। ये जो मान अपमान इन सब से परे होकर हम जो जीवन का खेल खेल रहे थे वो खेल चुके। बट अब हमें आगे बढ़ना है। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। मान अपमान के बंधनों से हम इतना जुड़े रहते हैं, बट अंत में हम अपने प्राणों से बाजी हार जाते हैं। हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। अब शाप उठा होठों पर, वरदान दृगों से छोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। ये पंक्ति मुझे बहुत भावविभोर करती है कि हम चले जाएंगे और जाते जाते हमें दिखता है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या अपना है क्या पराया है। बट जाते जाते ये भावना भी रह जाती है कि रुकने वाले आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वह कभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आज हम यहाँ पे हैं और कल कब कहाँ चले जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। बट सुख दुख का जो सम्मिश्रण करते हुए उन्होंने इन पंक्तियों को अभिव्यक्त किया है वह अविस्मरणीय है, प्रेरणादायक है। किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले। हम चलते ही जा रहे हैं। हमारा प्रयोजन हमें शॉर्ट टर्म गोल हमें पता है, बट जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें चले जाना है। इन पंक्तियों के एंड में आप देखिएगा कितनी सुंदर ढंग से उन्होंने बताया है। और ये जो लाइनें हैं, किस ओर चले मत ये पूछो, बस चलना है इसलिए चले। हम चलते ही जा रहे हैं क्योंकि हमें चलना है। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी उड़ पर ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुल कर खेल चुके। ये जो मान अपमान इन सब से परे होकर हम जो जीवन का खेल खेल रहे थे वो खेल चुके। बट अब हमें आगे बढ़ना है। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। मान अपमान के बंधनों से हम इतना जुड़े रहते हैं, बट अंत में हम अपने प्राणों से बाजी हार जाते हैं। हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। अब शाप उठा होठों पर, वरदान दृगों से छोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। ये पंक्ति मुझे बहुत भावविभोर करती है कि हम चले जाएंगे और जाते जाते हमें दिखता है कि कौन अपना है कौन पराया है, क्या अपना है क्या पराया है। बट जाते जाते ये भावना भी रह जाती है कि रुकने वाले आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वाकई ये कविता मेरे जीवन के हर अंग हर पहलू को छू के जाती है और शायद ये सभी एक मानव, एक कॉमन मैन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दे के जाती है। और इस कविता के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि जीवन को मौज मस्ती के साथ जीना है। और श्री भगवती चरण वर्मा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आज फिर साहित्य और कला के प्रेमियों को कहना चाहूँगी कि ज़रूर हम इनकी रचनाओं को देखें और पढ़ें। मुझे लगता है कि इनकी बहुत सारी रचनाओं को इस रचना की शेयरिंग के बाद मैं और भी कुछ पढ़ना चाहूँगी और आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। धन्यवाद। श्री भगवती चरण वर्मा जी की पहली कविता सन 1917 में कानपुर के साप्ताहिक पत्र प्रताप में छपी थी। उन्होंने स्वयं भी लिखा है कि मैंने अपना साहित्यिक जीवन कवि की हैसियत से शुरू किया। वे वैसे तो छायावादी दौर के कवि हैं, पर वह किसी वाद में बनकर नहीं चले। उनकी कविताओं की कई विचारधाराओं में से यहाँ पर देश प्रेम पर आधारित एक कविता का पाठ शुचि, जो उनकी पौत्री हैं, कर रही हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश पोएट जॉन कीट्स ने अपनी पोएम ओड ऑन द पोएट्स में एक बहुत सुंदर बात कही है जो मेरे दिल में आज तक बसी है।
वो अपनी पोएम में कवि और लेखकों को बार्ड्स ऑफ पैशन एंड मर्थ करके संबोधित करते हैं और कहते हैं बार्ड्स ऑफ पैशन एंड मर्थ ये हैव लिव्ड देयर सोल्स ऑन अर्थ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो ये बताते हैं इस कविता में कि कवि और लेखक कभी मरते नहीं हैं, वो सदैव जीवित रहते हैं और ना ही सिर्फ हेवन में यूनाइट होते हैं बल्कि उनकी आत्माएं हमारे अर्थ पे भी रहती हैं, इसलिए वो उनको अर्थ बाउंड सोल्स कहकर भी संबोधित करते हैं। और वो ये कहते हैं वो सदैव पृथ्वी पे जीवित रहते हैं अपने साहित्यिक कार्यों की वजह से। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो हमको हमेशा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और वो कोई ना कोई इटर्नल ट्रूथ ज़रूर बताते हैं जो कि जिनको हम सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। ऐसी ही एक कविता है जो हम पढ़ रहे हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी की, जो आज बहुत प्रासंगिक है और आप लोग भी सुन सकते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, ए अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। हिमगिरी सा उन्नत तव मस्तक, तेरे चरण चूमता सागर, श्वासों में है वेद ऋचाएं, वाणी में है गीता का स्वर। ए संस्कृति की आदि तपस्विनी तेजस्विनी अभिराम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फूल फलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। प्रेम दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम, नई चेतना नई स्फूर्ति योग, तुम में चिर विकास का है क्रम, चिर नवीन तू जरा मरण से मुक्त सबल उद्दाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान द्वीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। चित्रलेखा बाबा की सबसे मशहूर उपन्यास। ये इतनी प्रसिद्ध थी कि इसके विषय में एक बार कथाकार अमृतलाल नागर ने, जो कि बाबा के बड़े अच्छे मित्र थे, उन्होंने बताया था कि वो एक बार भगवती बाबू के घर में बैठे हुए थे, तभी डाकिया डाक लेके आया। उस डाक में एक पत्र था जिसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो बड़ा ही चमत्कारिक था। एड्रेस पे लिखा हुआ था चित्रलेखा के लेखक श्री भगवती चरण वर्मा। न गांव, न जिला, न कस्बा, न मोहल्ला, और पत्र अपने गंतव्य पे पहुंच भी गया था 2 दिन में, बिना डेड लेटर डिक्लेयर किए हुए। इससे ज़्यादा प्रमाण चित्रलेखा की प्रसिद्धि का और क्या हो सकता है। जिस साल चित्रलेखा प्रकाशित हुई थी उसकी 1,80,000 प्रतियां बिक गई थीं। देश विदेश में इसको ट्रांसलेट किया गया था और इसके ऊपर 2 फिल्म भी बनी हुई थी। हिंदी साहित्य में जब तक प्रेमचंद के गोदान और वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी याद रखी जाएगी, बाबा श्री भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा भी जीवित रहेगी। आइए डॉक्टर श्रीमती रुचि श्रीवास्तव से चित्रलेखा के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। सबको रुचि श्रीवास्तव का नमस्कार। भगवती चरण वर्मा जी साहित्याकाश में दैदीप्यमान सूर्य के समान हैं। जब उनका नाम लेती हूँ तो प्रथम स्मृति तो बाल्यकाल की है। जब साहित्य की समझ नहीं थी तो साहित्यकार कौन होते हैं ये कहाँ से पता होता, पर उनकी पौत्री सीमा बचपन में मेरी सहपाठी और अभिन्न मित्र थी, आज भी है। लेकिन आज जब पीछे घूमकर देखती हूँ तो अब लगता है कि उस किशोरावस्था में भी किसी विभूति से मिलने का एक अदृश्य रोमांच अवश्य अनुभव होता था। जब आज उन्हें याद करके उनके बारे में कुछ कहने को कहा गया है तो यही लगता है कि उनके सृजन की साहित्य चर्चा की क्षमता तो मुझ में नहीं है,
लेकिन एक पाठक के रूप में अवश्य कुछ कह सकती हूँ। जब लखनऊ में स्थायी निवास के लिए यहाँ आई और साहित्यकारों के संपर्क में आई तो इतना सुना बाबा के बारे में लखनऊ के लोगों से। वे आज भी लखनऊ के लोगों के हृदय में बसते हैं। लखनऊ की हवा में लेखक त्रयी के एक अंश भगवती बाबू की सुगंध आज भी महसूस होती है। उनके जीवन की उपलब्धियों जैसे साहित्य अकादमी सम्मान, पद्म भूषण, राज्यसभा की सदस्यता आदि के बारे में कुछ कहूँ तो उनकी साहित्य सृजन, साहित्य की यात्रा के सामने वो बहुत छोटी बात होगी। उन्होंने 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा जैसे उपन्यास, तू बाके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी जैसे कथा संग्रह, और मधुकण, प्रेम संगीत आदि काव्य संग्रह, साथ में सबसे बड़ा आदमी जैसा नाटक, और इसके अतिरिक्त और अनेक विधाओं में बहुत सी पुस्तकें लिखी। उनकी कहानियाँ दो बाके और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी तो इतनी लोकप्रिय हैं कि उनके पाठ के बिना कहानियों की कोई गोष्ठी या कोई चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती। और अगर उपन्यासों की बात करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय चित्रलेखा 1934 में प्रथम बार प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होते ही अपने विशिष्ट कथ्य के कारण साहित्य जगत में धमाके के साथ स्थापित भी हो गया। पाप और पुण्य की व्याख्या का अद्भुत दृष्टिकोण इस उपन्यास को लीक से हटकर बना गया है। चंद्रगुप्त और चाणक्य के काल की पृष्ठभूमि में ये उपन्यास लिखा गया है। इसमें गुरु रत्नांबर अपने 2 शिष्यों की जिज्ञासा कि पाप क्या है को व्यावहारिक ज्ञान से समझने के लिए एक शिष्य श्वेतांक को सामंत बीजगुप्त जो भोग लिप्सा में व्यस्त रहता है उसके साथ उसके अधीन 1 वर्ष के लिए, और दूसरे शिष्य विशाल देव को योग गुरु, आध्यात्मिक गुरु कुमारगिरी के अधीन रहने को आज्ञा देते हैं और स्वयं 1 वर्ष के लिए तप पे चले जाते हैं। तो आम तौर पे माना जाता है जो भोग लिप्सा में लिप्त है बीजगुप्त, उसके जीवन से पाप के दर्शन होंगे, और जो अध्यात्म में लीन है कुमारगिरी, उसके जीवन से में पुण्य के दर्शन होंगे। एक नर्तकी, विधवा नर्तकी है जो अपूर्व सुंदरी है, वो राज नर्तकी है, उससे बीजगुप्त प्रेम करने लगता है, परंतु वह राज नर्तकी कुमारगिरी से प्रभावित होती है। प्रभावित इस तरह से होती है कि वो उसके आध्यात्म को परास्त करने का प्रयास करती है, परंतु फिर प्रभावित होकर स्वयं उसकी शिष्या बनने को उद्यत हो जाती है। लेकिन कुमारगिरी उसके आकर्षण में पड़कर और स्वयं साधनाच्युत हो जाता है। उधर बीजगुप्त यशोधरा से विवाह करना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि श्वेतांक यशोधरा को चाहता है तो वो श्वेतांक को ही अपनी पूरी संपत्ति का स्वामी बना देता है और स्वयं सन्यासी बनकर काशी गमन करता है। इधर चित्रलेखा भी ग्लानि बोध से सब कुछ त्याग कर भिखारिन के रूप में बीजगुप्त के साथ काशी गमन करती है। तो कथानक का घटनाक्रम कुछ ऐसा होता है कि श्वेतांक को बीजगुप्त में पुण्यात्मा नजर आता है और विशाल देव को कुमारगिरी में, और दोनों एक दूसरे को पतित समझते हैं। तो इस पर गुरु रत्नांबर अंत में निष्कर्ष ये निकालते हैं जो इस उपन्यास की मुख्य आत्मा और मुख्य दर्शन है कि संसार में पाप कुछ नहीं है, वो केवल
मनुष्यों के दृष्टिकोण की विषमता मात्र है। हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। ये अद्भुत दर्शन जिस कालखंड में उपन्यास लिखा गया उस समय तो क्रांतिकारी था ही, आज भी मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। इस तरह भगवती चरण वर्मा जी की ये कृति चित्रलेखा अमर हो गई है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है जितनी उस काल में थी। इसी नाम से एक फिल्म भी 1940 में बनी, चित्रलेखा नाम से ही, और उसी की राशि से भगवती बाबू ने लखनऊ के महानगर मोहल्ले में इसी नाम से अपना घर बनवाया और वो इसे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते रहे। तो आज चित्रलेखा और उसके साथ अपार एवं अमर साहित्य के रचयिता भगवती चरण वर्मा जी, और बचपन की बात कहूँ तो बाबा को सादर नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। मैं अपना परिचय भी दे दूं। मेरा नाम वशिष्ठ जौहरी है और मेरी पत्नी सीमा श्री भगवती चरण वर्मा जी की पौत्री हैं। विवाह के पूर्व तथा उनके देहावसान तक मेरी और मेरे परिवार की उनसे कई बार मुलाकात हुई और वो यादें अविस्मरणीय हैं। अब मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा प्रशांत से, जो मेरी पुत्री सौम्या के पति हैं। उनको शुरू से ही हिंदी साहित्य में रुचि रही है और इस अवसर पर उन्होंने कुछ पंक्तियाँ श्री भगवती चरण वर्मा जी के लिए लिखी हैं। अब वो ये पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शब्दों के जादूगर को शब्दों में पिरो रहा हूँ, उन भूले बिसरे चित्रों की एक कड़ी सी बुन रहा हूँ। एक जिंदगी में जी ली कितनी सारी जिंदगानियाँ, समय की बंदिशों से परे वो कविताएं वो कहानियाँ। चित्त विनीत था जब उदय हुए सितारे, विश्वास का वो साहस सीमा न कल्पना की। लोकप्रिय सदा से महाकवि हमारे थे, चेतना की धारा थे प्रतीक जीजी विशा की। उनकी सीधी सच्ची बातें आज भी सजीव आज भी खरी। भूली यादों की स्याह चादर पे एक श्वेतांक देखा, फिर मन में खिंचाई स्मृति की टीस छोटी सी। समय की पगडंडी पे है ये जीवंत चित्रलेखा।